जब भी आप किसी के दुख के साथ जुड़ते हैं और खासतौर से महिलाओं के दुख के साथ जुड़ते हैं तो वो दर्द आपके अंदर रह जाता है। तो मेरा मानना है कि एम्पावर्ड वुमेन जो होती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो काम कर ले, मतलब लड़का या पति रेप करके किसी का आता है तो उसके घर की नारी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको जो है वो घर से, समाज से बहिष्कृत कर सके। हम क्यों हमारे अंदर वो इतनी कुटिलताएं भरी हुई हैं कि हम किसी को आग लगा देते हैं। इसका मतलब है कि हम तो एक तरीके से क्रिमिनल हैं कि आप खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो, कुछ आप लेके नहीं जाते। मनुकाल से हमारे समाज में जो है नारियों को एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने विभिन्न रूपों में हमारे जीवन को संवारा है, कभी माँ बन के, कभी एक दोस्त बन के और कभी एक जीवन साथी के रूप में उन्होंने हमारे जीवन में प्यार के कई रंग जो है सजाए हैं। कहते हैं जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ पे देवता जो है आगमन करते हैं। इसलिए नारी वो शक्ति है जो एक मकान को घर बनाती है और उस घर में रहने वालों को इंसान। आज हम इसी नारी पर लिखी गई एक पुस्तक एम्पावरिंग इंडियन वुमेन जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है, उनकी ऑथर से आज हम बात करेंगे। हमारे सेगमेंट सुपरस्टार लेखक पे आपका ममता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिखा जी। हाँ जी मैम, मैं आपका जो है छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। आज की जो हमारी सुपरस्टार लेखक हैं ममता मेहरोत्रा जी, वो एक लेखक होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं और उन्होंने कई बार अपनी नारियों के हित में कई बार मंचों पे जो है अपनी आवाज़ भी उठाई है। तो हम जो अब ये जो है सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैम, तो आपका हमारा पहला सवाल है आपसे कि मैम आपकी जो ये बुक है वो यूपीएससी और बीपीएससी की पुस्तकों में उसका जो है कई बार जिक्र हुआ है, तो इस किताब में ऐसी क्या खासियत है मैम कि उसका जिक्र इन किताबों में भी रहा है? मैम देखिए, एम्पावरिंग इंडियन विमेन जो है वो 8 अक्टूबर 2002 में गया में संभवतः सरकारी पहली विमेन हेल्पलाइन बनी थी गया जिला प्रशासन के माध्यम से, और उसके मैं फॉर्चुनेटली कोऑर्डिनेटर और काउंसलर थी। और उसी के ही दौरान मतलब ये हेल्पलाइन जो गया में बनी थी वो मॉड्यूल ही करीब जब दोबारा हेल्पलाइन बनी, जब 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, तो जो आपका पूरा ढांचागत विमेन हेल्पलाइन है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, मूलभूत संरचना उसकी जो है वो गया जिला में जिस तरह की संरचना थी उसी से ही कमोवेश मिलती जुलती संरचना और जिलों में भी बनी बात है। तो मेरे को ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शायद देश की पहली विमेन हेल्पलाइन से जुड़ने का मेरे को मौका मिला, और उसी के ही माध्यम से मैंने अनेकानेक केसेस, मतलब अगर हम उसको ऑन रिकॉर्ड जाएं तो 1000 के आसपास घरेलू हिंसा से जुड़े हुए, मतलब विभिन्न समस्याओं से जुड़े हुए 1000 केसेस के आसपास को हम लोगों ने अपने सलाहकारों के माध्यम से, कानूनी सलाह के माध्यम से, फैमिली कोर्ट्स के माध्यम से हम लोगों ने उनका निष्पादन किया और कोशिश की कि जितनी जल्दी से जल्दी महिला को उसके पक्ष में हक मिल जाए उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ हम लोगों ने इस बीच में ये पाई कि अगर सामाजिक हस्तक्षेप हो जाता है तो बहुत हद तक जो घरेलू हिंसा है उस पर हम लोग विराम लगा सकते हैं और महिलाओं को उनका वाजिब हक हम लोग दिला सकते हैं। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप एज अ काउंसलर रही हैं, तो मैं आपका जानूंगी आपका जो एज अ काउंसलर है आपका जो है वो अनुभव कैसा रहा इस दौरान? मैम देखिए, अनुभव अभी अच्छा या बुरा तो मैं नहीं इसको किसी भी तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगी, क्योंकि जब भी आप किसी के दुख के साथ जुड़ते हैं और खासतौर से महिलाओं के दुख के साथ जुड़ते हैं तो वो दर्द आपके अंदर रह जाता है। पहली बात तो आप महिला होने के कारण उस दर्द को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, और उस दर्द में आप जानते हैं कि आप जो भी उसके हक में निर्णय दे रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं, तो आप कहीं से भी उस महिला की जीवनी, उसके द्वारा उसने जो जीवन में जो उसने दंश झेला है वो आप थोड़ा सा भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने गहरे तक उसका दंश होता है उसके अंदर कि वो जो हम लोग महसूस करते हैं उसका बहुत छोटा अंश होता है। तो कहीं से भी ये बहुत आनंददायक सफ़र नहीं था, या आज भी मैं
घरेलू हिंसा से जुड़े हुए बहुत सारे केसों को लेती हूँ और उनका मैं निष्पादन करती हूँ, तो मैं यही महसूस करती हूँ कि आप उस दर्द को झेल रहे होते हैं, उस पीड़ा को अनुभव कर रहे होते हैं, पर इसी पीड़ा को अनुभव करते हुए आप कुछ कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और महिला को संबल देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जो है स्थापित कर सके। तो मैम आपके पास जो केसेस आते थे वो सब जो है सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस से ही रिलेटेड होते थे या उससे विभिन्न जो है कुछ केसेस भी आते थे? नहीं मैम, आपने अगर ये किताब मेरी पढ़ी होगी या इसके कुछ भी आपने अगर चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें डाउरी से भी जुड़े केसेस हैं। बिल्कुल। इसमें जो है हमारे केसेस कहीं ना कहीं मतलब इनकम्पैटिबल मैरिजेस से भी जुड़े हुए हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस से भी जुड़े हुए हैं, बाल विवाह से भी जुड़े हुए हैं और इसमें डायन प्रथा से भी जुड़े हुए केसेस हैं। तो मतलब हर प्रकार से विधवा के ऊपर जो हम लोग का अत्याचार होता है उससे भी जुड़े हुए केसेस हैं। तो समाज के विभिन्न विभिन्न दायरों में जहाँ पे महिलाएं पीड़ा का अनुभव कर रही हैं, तो वो सब महिलाएं कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ती थी और चाहती थी क्योंकि सरकारी और सामाजिक दोनों ही मदद उनको हम लोग मुहैया करा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम लोग के पास आती थी और हम लोग की पुरजोर कोशिश रहती थी कि किस तरीके से सोशल पुलिसिंग के माध्यम से प्रशासन जो है अपने दायित्व को पूरा करे और उसका निर्वहन करते हुए किस प्रकार से महिलाओं को पुनः अपने जीवन में स्थापित कर सके। मैम जैसे आपकी किताब का टाइटल है एम्पावरिंग इंडियन वुमेन, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इंडियन वुमेन पे ही क्यों जो है अपनी किताब लिखी है? मतलब क्योंकि वुमेन तो जो है पूरे विश्व भर में, आपका फोकस जो है इंडियन वुमेन पे ही क्यों रहा? मैम क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक भारतीय हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भारतीयता मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं जिस परिवार में पली बड़ी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस परिवार में पली बड़ी वहाँ पे लड़कियों को बहुत उत्तम दर्जा दिया गया। मतलब मेरे को बहुत अच्छे से मेरी परवरिश हुई है और मेरे को निर्णय लेने की क्षमता बचपन से ही मेरे परिवार ने हमको, मतलब आज से करीब 35-40 साल पहले ही जो है वो क्षमता मेरे अंदर थी कि मैं अपने जीवन के निर्णयों को ले सकूं और उसको स्वीकारने का पूरा जो है मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहता था, उसको स्वीकारता था, मेरे साथ जो है उसमें मदद देता था कि किस तरीके से मैं अपने निर्णय को बिल्कुल सही अमली जामा पहना सकूं। तो जाहिर सी बात है कि मेरा पूरा बचपन, मेरा पूरा यौवन, मेरा पूरा जो है वो आज की जो मेरी उम्र है वो समकालीन भारतीय समाज के साथ बीत रही है। अतः जो भी मेरे अनुभव हैं, ये किताब जो है इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इस किताब में मेरे अपने जीवन के निजी अनुभवों को मैंने कहीं ना कहीं बटोर के, सहेज के एक पुस्तक का रूप देने की कोशिश की है। जी बहुत बढ़िया। मेरे मैम आपसे अगला सवाल ये है कि आपके नज़रिए में एक एम्पावर्ड वुमेन की क्या डेफिनेशन होगी? मैम मैंने जैसा कि आपको पहले अभी बताया ही श्वेता जी कि मेरा जो बचपन है, क्योंकि आपके अंदर जो भी जीवन पर आप निर्णय लेते हो उसके जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, वो आपके बचपन से ही आते हैं। तो मेरा बचपन एक बहुत मतलब एक संबल वाला बचपन बीता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि मेरे दादा दादी का सपोर्ट, मेरे नाना नानी का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, उसके बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, सबका सपोर्ट मेरे को जीवन में भरपूर मिला है। तो मेरा मानना है कि एक एम्पावर्ड वुमेन जो होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो काम कर रही, क्योंकि मेरी दादी बहुत एम्पावर्ड थी, मेरी नानी बहुत एम्पावर्ड थी। मेरी नानी हर कला में कुशल थी। मेरी दादी को पठन पाठन का बहुत शौक था। उन्होंने विवाह के 2 वर्ष के उपरांत मेरी मम्मी को, उस समय मेरी मम्मी का विवाह 17 साल में हो गया था और मेरी दादी के पूरी कोशिश के कारण ही मेरी मम्मी जो है ग्रेजुएशन कर सके। मेरी दादी के ही कारण मेरा जो दाखिला है वो उस समय के एक अंग्रेजी विद्यालय में हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं कहीं से भी शिक्षा से वंचित नहीं रह पाऊँ। अंग्रेजी विद्यालय ऐसा नहीं कि अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा हमारे भी विद्यालय देते हैं, पर उस समय जो हमारी गुलामी मानसिकता थी तो उनका मानना था कि जो अच्छी शिक्षा है वो कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी विद्यालयों में ही पा सकते। तो उस समय के स्थापित विद्यालय थे, तो क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस काल से वो निकल के आई थी, तो उन्होंने वो बहुत सारा दंश झेला था। तो उन्होंने मेरे को भेजा, उन्होंने मेरे को हमेशा शिक्षा में मदद की, उन्होंने मेरे को घर पे मदद की। मेरी नानी अचार बनाती थी, मेरी दादी पापड़ बनाती थी, घर में चटनी बनाती थी, सब कुछ करती थी और वो निर्णय लेने में सक्षम थी अपने जीवन के विषय में, अपने परिवार के विषय में और अपने समाज के विषय में। मेरी दादी, मेरे नानी, मेरी मम्मी, सब लोग बहुत सक्षम औरतें थी जो निर्णय ले सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब स्त्रियाँ किसी भी परिवार में
अपने जीवन का निर्णय लेने में सक्षम होती है तो वो एम्पावर्ड होती है। वो निर्णय चाहे आपका जीवन जीने की मतलब आपकी जीवन शैली के ऊपर हो, चाहे आपके जीवन कौशल के ऊपर हो, चाहे आपके रोजगार से ऊपर हो, चाहे आपके आर्थिक जीविकोपार्जन के ऊपर हो, तो महिलाओं का अपने हक में निर्णय लेने का जो अधिकार है उसी को एम्पावरमेंट मेरी निगाह में मैं मानती हूँ। बिल्कुल बढ़िया बात है मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपके परिवार, आपके जीवन भर में जितनी भी औरतें रही हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने आपको इतना सक्षम बनाया है, जिसके वजह से आप जो है आज भारत की इतनी सारी औरतों को जो है सक्षम बना रही है और उनके जीवन में खुशियाँ ला रही हैं। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि एक औरत का सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे हिंदुस्तान में या फिर कहीं भी एक औरत का सक्षम होना एक सफल परिवार के लिए क्यों ज़रूरी होता है मैम? देखिए मैम, जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं कोई भी आप जब निर्णय लेते हो, कोई भी आप जीवन समाज को आप बताते हो तो आप अपने निजी अनुभवों से ही बताते हो और हर एक का अनुभव फर्क होता है। तो मेरे जीवन में जो भी जीवन दर्शन आया, जो भी मेरे जीवन में एक्सपीरियंसेस आए, जो भी मेरे जीवन में अनुभव आए, तो मैं यही महसूस कर पाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपना जो संस्कार कहता है, जो हमारा अपना धर्म कहता है, धर्म का अर्थ है कि जो हमारा युग युगांतर से जो चली आ रही हमारी अपनी जो रूढ़िवादी परंपरागत जो जीवन शैली है, धर्म से किसी एक धर्म से जोड़ना उसको अनुचित है, बट जो वो एक कहता है संस्कारशाला जो हमारी है, वो ये कहता है कि एक जो विवाह है उसमें दोनों पति पत्नी जो हैं वो एक बराबर की हकदार है। और हमारे पास हमारे जो अपने संस्कार शालाएं हैं उसमें आपकी 4 जो है वो मानी गई है। पहला माना गया है कि आपका किशोरावस्था, फिर आपकी मानी गई है यौवनावस्था, फिर मानी गई है अधेड़ावस्था, फिर मानी गई है आपका बुढ़ापा। तो आप जब विवाह के लिए एक गृहस्थी में एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों पति पत्नी उस परिवार को, उस संसार को चलाने के लिए बराबर के हकदार होते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का जो है वो संस्कार हमारे हर जगह पे वो विद्यमान है। तो महिलाएं इक्वल हकदार, ये नहीं कि महिला को ज्यादा एम्पावर्ड होना चाहिए। कोई भी अगर पारिवारिक निर्णय है तो उसमें पति पत्नी का बराबर का समझौता होना चाहिए और उसके लिए किसी भी नारी का उसके बराबर क्षमता का पढ़ा लिखा होना, उसके बराबर क्षमता का जानकार होना, अपने जो उसका पुरुष सहकर्मी, पुरुष पति है के लिए उसका बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक एम्पावर्ड इंडियन विमेन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो बीच में इतने सारे दशक आए, इतनी सारी जो शताब्दियाँ आई, उसके कारण क्या हुआ कि हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त होती चली गई। नहीं तो हम अगर आज से 2000, 3000, 4000 वर्षों पूर्व जाते हैं तो हम देखते हैं कि सीता को राम जी ने इसलिए पाया क्योंकि सीता जी ने धनुष उठा लिया था। तो उनके बराबर का जो शारीरिक सौष्ठव था, उन्होंने यही शर्त रखी कि जो उसको तोड़ देगा धनुष को, उससे या उठा लेगा धनुष को, उससे मैं विवाह करूंगी। तो इसलिए आपने देखा है कि हर जगह पे स्वयंवर की प्रथा थी हमारे यहाँ, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकें। उस चुनाव को वो अपने गुणों के आधार पे, अपनी रुचि के आधार पे, अपने आगे की भावी जीवन के आधार पे वो कर सकें, क्योंकि दोनों ही किसी भी गृहस्थी के बराबर के पायदान हैं। इसलिए एक एम्पावर्ड विमेन इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब वो पढ़ी लिखी होती है तो वो पति के साथ सही निर्णयों को ले सकती है और वो अपने भावी संतानों को अच्छे से परवरिश करके एक समाज का सशक्त नागरिक बना सकती है। तो मैम जैसे शादी की बात चली रही है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शादी के लिए एक राइट एज कौन सी होती है? देखिए मैम, आज की डेट में जैसे पहले क्या होता था, प्री प्यूबर्टी मैरिजेस हो जाती थी। हम लोग के टाइम पे 20 से 25 साल की वर्ष में हो जाती है और आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं 30, 35 साल तक पढ़ती रहती हैं, विवाह नहीं करती। कुछ चीज़ों में मैं मानती हूँ कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ों में मैं मानती हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बट इसके बाद एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक सही समय पे विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आगे के सांसारिक धर्म जो हैं वो आप तभी निभा सकते हो जब आपकी आयु सीमा उसके अंतर्गत हो, जिसको कि क्या कहते हैं वैवाहिक परंपराओं के लिए सही माना गया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इतने ही उम्र उचित है, इतनी ही अनुचित है, पर विवाह को डिले करना
पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी बहुत संयमित निर्णय नहीं है। मैम, जैसे कि आपने बताया था कि एक विवाह के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो आजकल हम लोगों ने देखा है कि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैम, आपके अनुसार ये डिवोर्स होने का कारण क्या है मैम, डिवोर्स के ऊपर भी मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, एम्पावरिंग इंडियन विमेन में। और मैं, क्योंकि मेन तो डोमेस्टिक वायलेंस में जब आप डील करते हो तो आप यही डील करते हो कि देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब दोनों में एक तरीके से सामंजस्य का पूर्णता अभाव है, और सामंजस्य के साथ साथ उनमें एक लगाव की भी कमी है, क्योंकि जो विवाह हो रहे हैं वो या तो दहेज के कारण हो रहे हैं, या जातिगत बंधनों के कारण हो रहे हैं, या वो विवाह हो रहे हैं कि महिलाएं चाह रही हैं कि हम जिस पोजीशन पे हैं मेरा हस्बैंड उस इक्वल पार्टनरशिप में हो, जिससे कि हम लोग आगे चल के एक अच्छा भविष्य संवार सकें। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि इसके लिए, डिवोर्स के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी भी विवाह में, किसी भी वैवाहिक संबंध में उस समय रहना जब कहते हैं आप उसके अत्याचार को झेल रहे हो, तो वो पूर्णतः अनुचित है, टोटली रॉन्ग है। क्योंकि हमारे शिक्षा नीति के कारण क्या हुआ, हमारे जो माता पिता की शिक्षा नीति के कारण क्या हुआ कि भाई लड़कियां तो एम्पावर्ड हो, हमने उनको पढ़ा दिया, बट हम अपने लड़कों को आज भी नहीं शिक्षित कर पाए कि वो परिवार में उनका जो एक जेंडर रोल है उसमें अब बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईगो हासिल्स आ रही है, लड़के बदलना नहीं चाह रहे, लड़कियां बदल गई हैं। लड़कियां जो है वो बहुत कुछ पाना चाह रही, लड़के बहुत कुछ देना नहीं चाह रहे। तो ये एक ट्रांजिट फेज है जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे विवाह जो है वो टूट रहे हैं, और इसका दंश बहुत हद तक पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि आपको ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि जब भी कोई परिवार टूटता है तो उसके साथ बच्चे परेशान होते हैं, दोनों परिवारों के माता पिता परेशान होते हैं, और वो दुख समाज में भी कहीं ना कहीं आके जुड़ता है। बिकॉज आप अपने आसपास हैप्पी सोल्स को देखना चाहते हो, खुश लोगों को देखना चाहते हो, आप अपने आसपास दुखी आत्माओं को नहीं देखना चाहते। तो जब आप उनसे बात करते हो, घंटों घंटों बात करते हो, वो पीड़ा आपके पास वापस आती है। मेरा ये मानना है, हो सकता है कि बहुतों को नहीं इससे पीड़ा आती है, पर मेरे को आती है। तो मेरा मानना होता है कि आनंदमय जीवन जो है वो एक अच्छे विवाह की, एक अच्छे सामाजिक संरचना की नींव है। और हमें, जैसे कि पहले के समय में धार्मिक परंपराएं हुआ करती थी, हमारी संस्कार शालाएं हुआ करती थी, जो कुछ सिखाती थी कि विवाह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आगे आने वाला समाज जो है वो उसी विवाह के एक छोटे से कड़ी से बहुत बड़ा समाज बनता है। तो कहीं ना कहीं विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें क्या हो रहा है, लड़कियां पढ़ जाती हैं, अक्सर माता पिता जल्दी शादी करने के चक्कर में इनकम्पैटिबल मैरिजेस कर देते हैं। लड़का कम पढ़ा लिखा होता है, डाउरी ज़्यादा चाहिए होती है, लड़कियां पढ़ गई, डाउरी के चक्कर में अनएजुकेटेड बॉयज से कर दिया। या फिर क्या हुआ, लड़के लड़की दोनों बराबर पढ़े हुए हैं, अब लड़के ने जो है एडजस्ट करना छोड़ दिया, और अगर लड़की काम से वापस आ रही है तो उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको डाउट होता है, उनको शक होता है कि लड़की बाहर जा रही है, जो जरूर विवाहेतर संबंध इसने बना के रखे होंगे, हर एक के साथ ही हंस रही है, तो उसका मतलब है कि उसका वहाँ पे संबंध होगा। तो वो जो एक पुरुष की एक मैच्योर मेंटालिटी है, और जो महिलाओं की ईगो में थोड़े से एनहांसमेंट हुआ है, पुरुष की मैच्योर मेंटालिटी अभी तक नहीं आ पाई है, और महिलाएं कहीं ना कहीं से अपने को ज़्यादा, क्योंकि वो कमा रही हैं, माता पिता पे बोझ नहीं है, तो वो समझते हैं कि वो कोई भी निर्णय लेके अकेले रहने में सक्षम है। इस कारण बहुत सारी मैरिजेस टूट रही हैं। जैसे कि मैम अभी आपने जो है कंपैटिबिलिटी की बात करी और हमारी परवरिश की भी बात करी बच्चों की, तो एज अ विमेन हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों में हम वो हैबिट्स जो है वो इनकलकेट कर सके, कि ताकि आगे चल के जो है ये प्रॉब्लम जो है डिवोर्स की या जो भी जो ईगो प्रॉब्लम्स आती है वो ना हो। मैम, इसके लिए पहली बात तो लड़का लड़की को, जो कि बहुत हद तक आज के डेट में परिवार कर भी रहे हैं, लड़के लड़कियों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। सेकेंडली मैम, पारिवारिक और नैतिक मूल्य दोनों ही बच्चों में बहुत हद तक देने चाहिए, क्योंकि हम अपने देश की अगर बात करें तो यहाँ पे अहिंसा वाली देश है। हमारे जितने भी धर्म है वो अहिंसा को प्रमोट करते हैं। उसके बाद भी हमारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नीतिज है वो भी अहिंसा को प्रमोट करती हैं, वेलफेयर पॉलिसीज को प्रमोट करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने बच्चों के अंदर ये डालना चाहिए कि जब हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक गैर जरूरी कर्मा को, बिकॉज मैं कर्मा को मानती हूँ, कर्मा की थ्योरी को मानती हूँ, तो आप गैर जरूरी कर्मा को आप अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हो।
जिसका आपको कहीं ना कहीं जाके आपको उस पाप का भागी बनना पड़ेगा। अब जन्म होता है कि नहीं होता है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी इतना अधिक मैं गहरा अध्ययन नहीं कर पाई हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर की थ्योरी को प्रोपोगेट कर सकूँ। पर इतना मैं ज़रूर मानती हूँ कि अगर आप किसी भी आत्मा को दुख देते हो तो वर्ल्ड राउंड है, तो कायनात पूरी कहीं ना कहीं उन कर्मास को वापस आपके पास लेके आती है। तो अगर हम ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर जो नैतिक मॉरल वैल्यूज़ है उसको अगर हम इनकलकेट करें और ये उसको बताएं कि जब हम समाज में फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करते हैं, हम अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एडजस्ट करते हैं, हम क्या कहते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो वो हमको लाइक करेगा कि नहीं करेगा, हमारी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो हमारी फैमिली है ना, तो वो हम क्यों इतना लड़ते हैं? वाई डू वी फाइट? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि हम आपस में ही क्यों एक दूसरे को सुपीरियर इंफीरियर प्रूफ करने में लग जाते हैं। बिकॉज अगर हम दोनों अच्छे सहकर्मी बन के पूरी सह यात्रा करेंगे तो एक बहुत आनंददायक अनुभव हमारे जीवन में रहेगा। तो वाई डोंट वी बिकम गुड को पार्टनर्स एंड शेयर आवर जर्नी इन द लाइफ? Why do we try to fight it out कि ठीक है तुम बड़े हो हम छोटे हैं तुम बड़े हो, मतलब all that sort of ego hassles, एक दूसरे पे जो है दोषारोपण, एक दूसरे के ऊपर जो है वो बैड डायलॉग्स का यूज करना, फैमिली में इंसल्ट करना। Why do we do it? Because हमारे लिए that's very unimportant। हमें अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को जितना भी हो सके इसको प्रोपाउंड करना चाहिए, इसको प्रोपोगेट करना चाहिए, इसको ग्रो करना चाहिए। बिकॉज हमको एक ही जीवन मिला है। अगर हम जन्म जन्मांतर की थ्योरी को नहीं मानते हैं तो हमें अपने इस जीवन को बहुत अच्छे से परिकल्पना करनी चाहिए और अपने सारे आसपास की जो शक्तियाँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे फादर हो, चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो मेरे एनी ऑफ द रिलेटिव्स, दे ऑल आर एनर्जी सोर्सेज। तो हम क्यों नहीं उन एनर्जी सोर्सेज को जो है इतनी स्ट्रांगली यूज करते हैं कि वी कैन अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गलत और सही प्रूव करने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए हुआ है। तो why don't we try to achieve those big goals in life? हम अपना सारा समय क्षय कर देते हैं ये दिखाने में कि मेरे पिता गलत हैं, मेरी माता गलत है, मेरा बेटा गलत है, मेरी बेटी गलत है, मेरे पति गलत है, मेरी पत्नी गलत है, मेरा भाई गलत है, मेरी बहन गलत है। उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज हमको तो भगवान ने प्लांट किया है, कायनात ने प्लांट किया है, नेचर ने प्लांट किया है। सो वी शुड नीड टू एडजस्ट। अगर एडजस्टमेंट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि टॉलरेंस आ जाएगा। जब टॉलरेंस आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, तो वी विल बिकम गुड को पार्टनर्स इन द सेम डेस्टिनी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, और हम लोग सब लोग बहुत एक दूसरे को बेनिफिट कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात कही मैम। जैसे कि अभी आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो बचपन से ना हमें सिखाया जाता है कि जो मैरिज है वो इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेज, ठीक है। तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट होता है कि उसके बाद जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता? माँ, मैंने भी आपको आई थिंक पूरा मैंने जो भी आपसे बातचीत में कर रही, जो भी वार्तालाप हो रहा, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ नारी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत इंडिपेंडेंट फीमेल हूँ, मैं खुद बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने आपको यही बताया कि मेरी परवरिश जो हुई बहुत इंडिपेंडेंट हुई है। इनफैक्ट आई वॉज सिलेक्टेड इनटू CPMT, आई डिडंट गो इनटू इट। मेरे को झांसी मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदा में हो गया था, बट मैंने नहीं वो पाथ को चूज किया बिकॉज मैं उस लाइन को अपना नहीं मानती थी। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मेरा कहना है कि इट इज़ नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। ऐसा नहीं है कि आपका पति चिल्ला रहा है और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट अगर आपका पति चिल्ला रहा है और आपका रिएक्शन उसके प्रति चिल्लाने वाला नहीं, तो धीरे धीरे करके थिंग्स स्टार्ट गेटिंग कूल डाउन। ये कॉम्प्रोमाइज अगर हमारे कैरेक्टर में स्ट्रेंथ होगी तो हम अपने आसपास के रिलेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से, आई शुड नॉट बी यूजिंग दिस वर्ड, रिलेशंस को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर वो डेप्थ ऑफ कैरेक्टर होगा तब हम जाके किसी को भी अपने रिएक्शन में हर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हमें पता होगा कि ये रिएक्शन जब रिवर्ट बैक करेगा तो दिस वर्ल्ड इज अ इकोसिस्टम, यहाँ हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। हमारी आवाज़ जो है इको बन के जाती है, वापस हमारे पास आती है, हमारे एक्शंस इको बन के जाते हैं, वापस हमारे पास आते हैं। तो हम तभी सीख जाएंगे कि अगर वो चिल्ला रहा है, सपोज हस्बैंड हो सकता है कि बहुत अच्छा ग्रूम्ड हस्बैंड नहीं हो और वो चिल्ला रहा है, एटलीस्ट माई ओन रिएक्शन कुड बी मेच्योर इनफ कि मैं उसके ऊपर नहीं चिल्ला। एक बार, दो बार, चार बार में मे बी ही लर्न्स नॉट टू शाउट। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसका कैरेक्टर अगर खराब होगा तो वो
शाउट नहीं करेगा। देयर आर मेनी वेरी वेरी बैड मैरिजेस जहाँ पे आपको बहुत हर्ट फील होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ वॉकआउट कर जाना चाहिए। बट देयर आर केसेस जहाँ पे रिएक्शंस या रिलेशंस इसलिए बिगड़ जाते हैं बिकॉज आपका रॉन्ग रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए इफ यू आर अ ग्रूम्ड मैच्योर एम्पावर्ड इंडियन वुमन। बहुत अच्छा कहा कि हमें जो है अपने आप में जो है टॉलरेंस जो है, पेशेंस और टॉलरेंस जो है इनकलकेट करना चाहिए। ठीक है मैम, मेरा आपसे ना अगला सवाल ये है कि हम कहते हैं कि जो एक खुशहाल परिवार होता है उसकी मेन फाउंडेशन जो होती है एक विमेन होती है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आज भी शायद मे बी अर्बन सिटीज़ में नहीं लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी जो है एक बेटी से ज़्यादा मायने जो है एक बेटे को दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है मैम? मैम वो तो परिपाटी अभी तक चलती चली आ रही, पर वो परिपाटी वो बहुत जगहों पे टूट भी रही है। इवन क्या कहते हैं, आप देखिए 2 लड़कियां 1 लड़की पे परिवार सीमित होता जा रहा है और बहुत जगहों पे जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अच्छे से ग्रूम भी कर रहे हैं, पाल भी रहे हैं, बड़ा भी कर रहे हैं। आई थिंक ये मैं जितना अनुभव कर रही हूँ, आज से मैंने 32 साल पहले जब विमेन एम्पावरमेंट के लिए बाहर समाज में जाना शुरू किया था, उस समय से आज के समाज में बहुत फर्क आया है और सिंगल गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्टेंस बढ़ती चली गई है। इसलिए टाइम्स आर चेंजिंग और आपका जो वक्त बदल रहा है। बट अब जो 100, 200, 400, 500 सालों से जो दिमाग के अंदर हमारी गुलामी बनी रहती है, एक दिन में नहीं टूटती। बिकॉज सामाजिक मूल्य जो है, उनकी अवधारणाएं बनती हैं, वो बनती भी सहस्त्रों वर्षों में है और टूटती भी सहस्त्रों वर्षों में है। तो धीरे धीरे करके वो परिपाटी टूट रही है और एक्सेप्टेंस हमारा जो समाज जो है वो एक लड़की परिवार को स्वीकार कर रहा है। मैम जैसे कि हम जानते हैं कि नारी शक्ति का दूसरा नाम ही नारी है जी, तो ऐसा क्यों है कि आज हमारे देश में जो है एक विमेन को जो है कई सारी उस पर जो है जिम्मेदारियां डाल के उसे सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, उसको उसका पूरा सम्मान जो है वो पूरा नहीं मिलता उसे। मैम मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। कहीं पे भी तो नारी को सप्रेस नहीं किया जा रहा है। अगर मैंने नौकरी की, अगर मैंने लेखन कार्य किया, अगर मैंने अपने घर का दायित्व निभाया, अगर मैंने बच्चों की परवरिश की, अगर मेरा विवाह हुआ, मैं एक दूसरे परिवार में आई, मैंने अपने सास ससुर की सेवा की, तो मेरे को तो नहीं लगता मेरे को कहीं भी सप्रेस किया गया, क्योंकि मेरी जीवन की जिम्मेदारियां ही यही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग शादी के पहले, लड़का हो या लड़की, उसको ये नहीं बताते कि शादी सिर्फ उल्लास का जीवन नहीं है, शादी जिम्मेदारियों से परिपूर्ण एक कांटे भरा जीवन है। यहाँ पे हमें पग पग पे अपनी नैतिक, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और चूंकि हमारे बच्चे इसके लिए, इस एहसास के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सारी दिक्कतें आती हैं। बिकॉज जब वो शादी करके जाते हैं तो वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, जो उनके पीयर ग्रुप में, जो उनके आसपास के बच्चों ने, आसपास के दोस्तों ने एक समाज क्रिएट किया होता है कि हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाएंगे, ये लहंगा पहनेंगे, अपना पैसा को यहाँ खर्चा करेंगे। बट उनको ये नहीं बताया गया है कि इस पैसे से बहुत सारी कितनी ज़रूरतें शादी के बाद वो पूरी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अहम और महती भूमिका उनकी ज़िंदगी में निभाएगी। तो फिर क्या होता है कि जब उनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो अचानक टूट जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप भी आज जो कार्य कर रहे हैं, हम भी जो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने आपको मानसिक चुनौतियों के साथ तैयार किया है। हमने अपने अंदर वो अकम्पलिशमेंट लाया है कि हम जो है आज बैठ के किताब को लिख सकें। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ खाली पन्ने को लिखा और भर दिया, उसको एडिटिंग हुई, उसकी री एडिटिंग हुई, उसकी रीडिंग हुई, उसकी राइटिंग हुई। तो जब एक बुक लिखने में हमने इतने पेशेंस के साथ एक बुक को लिखा, जो कि हो सकता है कि पढ़ी जाए, हो सकता है ना पढ़ी जाए, तो फिर हमारा जीवन तो पूरा का पूरा चुनौतीपूर्ण है। तो क्यों नहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति परिपक्व होते हैं और अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ एक आसान राह नहीं है, ये बहुत कठिन डगर है और इसको हमें अपने साथी के साथ हंसते खेलते हुए बिता लेना है। बहुत बढ़िया कहा मैम आपने। मैम मेरा जो है अगला सवाल, हमारी जो कूट प्रथाएं चल रही हैं, जैसे कि डॉरी सिस्टम है और उसमें आपकी किताब में भी जिसका जो है काफ़ी जिक्र हुआ है, तो मैम इससे रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक ऐसे नरभक्षियों के लिए जो अपने ही घर की लक्ष्मियों को जो है जला देते हैं या हैरेस करते हैं, उनके लिए राइट पनिशमेंट क्या होगी? मतलब अगर मेरे से ये पूछा जाए कि अगर इस तरह का कोई करता है गलत हरकत, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा, और मैंने अपनी पुस्तक में भी ये मेंशन किया हुआ है कि हमारा समाज अहिंसा को
बहुत बढ़ावा देती है। हाँ, मुख्य धारा में लाने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी किसी को भी जला देता है, मैम एक छोटे से माचिस से जलते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। मेरी किताब में एक ममता नाम की लड़की का मेंशन है, जो कि मैंने नाम चेंज किया है। आप सोचिए उसको कितनी पीड़ा हुई होगी जब वो 95% बर्न थी एंड शी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव। तो मैम हम क्यों, हमारे अंदर वो इतनी कुटिलताएं भरी हुई हैं कि हम किसी को आग लगा देते हैं। इसका मतलब है कि हम तो एक तरीके से क्रिमिनल हैं, और जो सजा क्रिमिनल को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। क्रिमिनल की कोई भी पार्डन नहीं होता, उसको कोई पार्डन नहीं होना चाहिए, उसको वो सजा उसको मिलनी चाहिए जो उसने दूसरे को मारा है, क्योंकि ये एक घिनौना जघन्य अपराध है। उसको अपराध की श्रेणी में हमें मानना चाहिए। मैम जब हम अपराधों की बात कर रहे हैं तो हम इसमें जो है रेप का जिक्र ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता, और आपकी किताब में भी जो है इसका जिक्र है। तो मैम ऐसा क्यों होता है कि हमारे समाज में जो है औरतों को रेप होने के बाद जो है उनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनसे जो है ह्यूमिलेशन होती है, और उन पे जो है ये अक्यूजेशन लगाया जाता है कि गलती तुम्हारी ही हो सकती है। तो जिसने उसका रेप किया है उसको सज़ा देने के बजाय हम जिस पे ये अपराध हुआ है उसी को जो है कटघरे पे क्यों खड़ा कर देते हैं? मैम मेरी 2 किताबें, एक तो एम्पावरिंग इंडियन वुमेन में मैंने एक रेप केस का वर्णन किया है जो आई थिंक कि अबाउट 15-16 ईयर्स बैक हुआ था या 20 ईयर्स बैक हुआ था। और मेरे पास क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो प्रभात प्रकाशन से ही आई है, उसमें मैंने एक दूसरे रेप केस का वर्णन किया जो हमारा ये निर्भया कांड हुआ है। तो टाइम्स हैव चेंज्ड। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की जा रही है, कोई भी महिला जा रही है, उसके साथ सामाजिक दुष्कर्म हो रहा है और लोग उसको जो है स्वीकार कर ले रहे हैं। समय बदल रहा है, और समय बदला भी तभी हमारी इतनी सारी लड़कियां रात के 2-3 बजे भी बड़े बड़े जगहों से वो काम करके निकलती हैं, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं और वो सेफली घर आ रही हैं। ये उसी का ही नतीजा है कि समाज हमारा बदल रहा है। बट वही रेप का जो मानसिकता है वो हमारी जो है पैट्रियार्कल प्रतिस्पर्धात्मक समाज का जो है एक छोटा सा गुलामी का नतीजा है। और ये हमारे महाभारत कांड में भी द्रौपदी का कांड आप सबके सामने सर्वविदित है, जिसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग विस्तार में जाएंगे तो वो पीड़ा ही देगी। किस तरीके से एक इतनी बड़ी सभा जो है वो मौन रही जब एक महिला के ऊपर जो है वो इतना जघन्य अपराध हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कुत्सित मानसिकताएं हैं पुरुषों के अंदर, कुछ पुरुषों के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगी कि समस्त पुरुषों के अंदर ये कुत्सित मानसिकताएं हैं। और जब मैं काम कर रही थी मैंने अपनी एम्पावरिंग इंडियन वुमेन में भी इसका जिक्र किया है। तो एक हमें लगता है कि अब एग्जैक्टली हमको वो जगह नहीं याद है, शायद इमामगंज की एक विधायक थी, उसने ये वर्ड कहा था कि अगर कोई भी पुरुष मतलब लड़का या पति रेप करके किसी का आता है तो उसकी घर की नारी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको जो है वो घर से समाज से बहिष्कृत कर सके। क्योंकि जिस दिन कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बीवी इस नैतिक दायित्व को स्वीकार लेगी, उस दिन किसी का भी रेप नहीं होगा। क्योंकि जिसका भी हो रहा होता है और जिसके भी द्वारा हो रहा होता है, जो हो रहा होता है वो एक महिला होती है, और जिसके भी द्वारा हो रहा होता है वो एक कुत्सित गलत मानसिकता का शिकार एक पुरुष होता है जो इस तरीके का अत्याचार एक महिला के ऊपर करता है। कोई भी राइट माइंडेड आदमी जो है वो इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करेगा और इस तरह के हादसे हमारे समाज में नहीं। मैम जैसे कि आपने कहा कि अब जो है हमारा जो है वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो अगर हम चेंजिंग टाइम्स की बात करें, आजकल जो है हमारे यहाँ जो एक लिव इन रिलेशनशिप का जो है चलन आया है, तो उस पर आप अपना अगर विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो क्या होगा? मैम मैं विवाह के बंधन को बहुत पवित्र मानती हूँ। मैंने आपको शुरू से कहा कि मैं अपनी संस्कारशालाओं को बहुत पवित्र मानती हूँ, और जो उसमें लिखा गया है, मैं क्योंकि बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी मानसिकता की मैं हूँ एम्पावर्ड वुमेन, मैं अपने निर्णय स्वयं लेती हूँ, बट मैंने अपनी किसी भी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, चाहे वो परिवार की हो। मेरी बेटी जब 11 साल की हो गई तब मैंने जो है नौकरी करनी शुरू की। मेरा बेटा जब 3 साल का हो गया, बेटी 11 साल की हो गई। उसके बाद बेटा भी जब भी कभी बीमार पड़ता है या बेटी बीमार पड़ती है या पति को ज़रूरत होती है तो मैं अपना सारा काम छोड़ के मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि टाइम्स चेंज कर रहे हैं, बट विमेन को अपना रोल बखूबी निभाना आना चाहिए। मैं इस चीज़ को बार बार बोलती रहूँगी, एंड आई डू नॉट अग्री विद द लिव रिलेशनशिप। मेरा मानना है जो अनैतिक है वो अनैतिकता पुरुष और महिला दोनों के लिए समान है, और ये अनैतिकता हमारे समाज के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये अनैतिकता हमारे समाज के अंदर हमारी अपने ही सोच से पनप रही है, और हमें ये वेस्टर्न में बहुत कुछ अच्छा भी है,
ऐसा नहीं कि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत बुरा वर्ल्ड है। तो हमें सिर्फ अपने ही उस वेस्टर्न वर्ल्ड की गलत चीज़ों को, मूल्यों को अपनाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ के क्यों नहीं हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं बहुत बड़े बड़े वहाँ के प्रोफेसर्स बन जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं अपने यहाँ के जो हमारे आर्यभट्ट हैं या हमारे यहाँ के सीवी रमन हैं, हम लोग क्यों नहीं उनकी तरह से जो है आगे काम करना शुरू कर देते हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने यहाँ के बड़े बड़े नृत्यांगनाओं का जीवन शैली को अपनाते हैं, क्यों हम लोग जो साहित्यकारों की जीवन शैली को, अभी जैसे आपकी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती, क्यों नहीं हम लोग पंडित जी की जीवन शैली को अपनाते हैं। जीवन जो है वो चुनौतियों की एक धारा है और हम लोग उसमें जो है वो उस मझधार से हम लोग एक सशक्त नागरिक बनते निकले, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अनैतिक प्लेजर का, आनंद का एक एहसास है, और जो अनैतिक है वो कहीं पे भी अनैतिक है, चाहे वो ईस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो विदेशी संरचना हो। बिल्कुल सही कहा, हमें जो है एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, और अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ लेना ही चाहते हैं तो हमें जो है सिर्फ अच्छी बातें लेनी चाहिए। मैम, जैसे कि आपने जो है इस इंटरव्यू के दौरान जो बताया है कि आपकी जो परवरिश हुई है उसमें आप पूरे परवरिश के दौरान आपका जो परिवार रहा है वो बहुत सपोर्टिव रहा है ना। तो मेरा ये सवाल है कि आप जो है एक सोशल एक्टिविस्ट बनी हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो या ऐसा कोई विचार रहा हो जिसने आपको जो है इस औरत के कल्याण के हित में आने के लिए जो है प्रेरित किया हो? मैम, एक्चुअली बेसिकली मैं सोशल एक्टिविज्म में इसलिए आई बिकॉज मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था कि लाइक यू शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन, और स्लोली धीरे धीरे करके मैं उसमें इतना रम गई कि वो मेरे एक दूसरा स्वभाव बन गया, सोशल एक्टिविज्म, वुमेन एक्टिविज्म। इट इज़ नॉट कि क्या कहते हैं मैं किसी घटनाक्रम के कारण आई, मतलब ये हुआ कि मेरा विवाह जल्दी हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन मास्टर्स ही था जो मतलब मैं मोटा मोटी हो पाया था, तो ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल मेरे को आ नहीं सकती थी। तो आई वॉज इनकरेज कि नहीं, यू आर सच ए स्ट्रॉन्ग वुमन, तो कोशिश करो कि यू कैन हेल्प अदर वुमेन। तो उसी में ही सपोर्ट करने के क्रम में धीरे धीरे फिर रमती गई, घुलती गई, बनती गई। चलिए मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने जो है कई किताबें लिखी है और कई जॉनर्स भी लिखी है, तो मैम मेरा अगला सवाल ये है कि अब क्या आप कोई नई किताब लिखने का जो है प्लान कर रही हैं? मैम, अभी क्या कहते हैं प्रभात प्रकाशन के पास मेरी करीब 3-4 पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, और जिसमें मेरी सबसे प्रिय पांडुलिपि, जिसको मैं मतलब लाइक इस प्रभात प्रकाशन के पीयूष जी से मेरा विनम्र निवेदन भी है, चूँकि उसी प्रकाशन के तहत मेरा इंटरव्यू है, वो अलेक्जेंडर के ऊपर है। और जो अलेक्जेंडर है वो मेरे जीवन की मूलभूत जिसको बोलते हैं फलसफा, फिलॉसफी, उस पर आधारित वो एक संपूर्ण बड़ी काव्य रचना है। अदरवाइज आई एम नाटककार, बेसिकली मैं एक नाटककार हूँ। महिला नाटककारों में कुछ एक महिला नाटककारों में जो इंडिया में है उसमें मेरा नाम आता है। मेरी महाभारत की माधवी जो प्रभात से आ चुकी है उसके ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में रिसर्च भी हो चुकी है। तो मैं एक अगर मैं अपना इसका जो मेरा साहित्यिक धर्म है अगर वो कहा जाएगा तो वो एक नाटककार है, बट वो एक मेरी बहुत बड़ी काव्य संग्रह है, काव्य रचना है, और जो मेरा उसमें जो मेरे जीवन का फलसफा है वो उसके अंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे जीवन जीते जी वो ग्रंथ समाज को मिल सके, जिससे कि मैं भी एक बार उसका आनंद ले सकूँ, उसकी पब्लिशिंग की जो एक खुशी होती है उसको मैं महसूस कर सकूँ, क्योंकि उसके 3 फलसफे हैं जो मेरे जीवन के अपने फलसफे हैं। पहला फलसफा है कि आप खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो, कुछ आप लेके नहीं जाते। उसका दूसरा फलसफा है कि आपके हाथ में कितना भी बड़ा आपका नाम हो, कितना भी बड़ा आपका पद हो, आपके हाथ से सब फिसल के चला जाता है, आपकी सारी मुद्राएं जो है वो यहीं पे रह के चली जाते हैं। तीसरा फलसफा है कि आपका जो डॉक्टर है, आपका जो वैद्य है, वो भी आपको नहीं ठीक कर पाता अगर ऊपर वाला वैद्य जो है उसकी निगाह आपके ऊपर जो है अच्छी नहीं है, आप चले जाते हो। तो कोई भी साइंस समाज की काम नहीं करती, कोई भी साइंस आपकी जो है वो नेचर की काम नहीं करती। साइंस सिर्फ एक उस ईश्वर की काम करती है, उस प्रकृति की काम करती है जिसके अधीन आपने जन्म लिया है और जिसके अधीन ही आप मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो फलसफा मेरे अपने जीवन का, मैं इसी फलसफे में जीती हूँ कि आप कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हो, सब कुछ आपका जो है भाग्याधीन है। मतलब मैं बहुत बड़ी भाग्यवादी हूँ, आपका सब कुछ भाग्याधीन है। तो आप कर्म करो, कर्म का फल देने का अधिकार सिर्फ क्या कहते हैं मेरी अपनी भाषा में ईश्वर को है। तो अगर क्या कहते हैं आपकी डेस्टिनी में है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा।
रहेगा। तो इसलिए जो है मैं चाहती हूँ कि ये रचना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेरी पांडुलिपि प्रभात जी को प्रभात प्रकाशन को पसंद आए, पीयूष जी को पसंद आए और जल्दी से छपे, जिससे कि अगर अच्छी छपती है, लोगों को पसंद आती है, तो शायद मेरे को बहुत अच्छा आनंद आएगा। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ईश्वर है तो हम हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो पांडुलिपि है जो है जल्द से जल्द छपे और हम सब के साथ जो है वो शेयर हो सके, ताकि हम सब भी जो है इसका आनंद ले सके। मैम, अब इस सेगमेंट को कंक्लूड करते समय ना मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी कि अगर आपके पास कोई जो स्पेशल मैसेज हो हमारे ऑडियंस के लिए, तो क्या रहेगा? अगर चूंकि मेरी इस एम्पावरिंग इंडियन विमेन के ऊपर ही चर्चा हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं जो भी मैसेज समाज को दूंगी वो एज अ विमेन रिलेटेड इश्यूज पे ही दूंगी। तो एक चीज तो मैम मैं जरूर कहूंगी कि हमने लड़कियों को अच्छे से ग्रूम किया है, हम अपने बॉयज को भी अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं, पर उसके बाद भी पारिवारिक धुरी को न पति को न पत्नी को किसी को भी बर्बाद करने का हक नहीं, क्योंकि हमारा समाज तभी समृद्ध है जब हमारा परिवार की इकाई समृद्ध है। और कहीं ना कहीं हमें उस को बना के रखना है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो क्या कहते हैं सुगंध है, उसको हमें संजो के रखना है, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश उस विकास की लहर को पा सके जिसकी परिकल्पना हमारे वैदिक युग में हो चुकी थी। और आज हम लोग उसी की तरफ अग्रसर हैं। तो अगर हम लोग पारिवारिक दूरी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में हमारे जो भावी नागरिक पैदा होंगे, जो भावी नागरिक होंगे, वो बहुत जो कैरेक्टर होता है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होंगे। उनका तो वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के नागरिक जो है देश को मजबूती से संभाल सकेंगे और एक हमारा देश जो है और ऊंचाइयों को छू सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना जो है कीमती वक्त निकाल के हमसे चर्चा की। तो आज का हम सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है मैम? नहीं, थैंक यू श्वेता जी, बल्कि आपके द्वारा चर्चा के माध्यम से बहुत सारे विचारों को मैं संकलित भी कर पाई। मेरे अपने विचार जो इधर उधर भटक रहे थे उनको भी मैं एक धारा दे पाई, एक संवाद दे पाई, एक शब्द दे पाई। तो मैं आपकी और प्रभात प्रकाशन की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पीयूष जी की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके इस पुरजोर कोशिश के कारण हम जैसे राइटर्स की बात भी बहुत सशक्त माध्यम से सुनी जा रही है। धन्यवाद।